ननद की विदाई पर देवरानी जेठानी का रिएक्शन। शर्मा निवास में पिछले कुछ हफ्तों से शादी की धूम मची हुई थी। प्रिया यानी शर्मा परिवार की सबसे छोटी और सबसे लाडली सदस्य की शादी जो होने जा रही थी। सुबह का समय था, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली थी। प्रिया अपनी माँ कौशल्या के पास बैठी हुई थी और सुमन और अंजलि उसे छेड़ रही थी। ओहो, आज तो हमारी दुल्हनिया हल्दी लगवाने के बाद और भी चमकने वाली है। बस भी करो भाभी, आप दोनों मुझे और परेशान मत करो। अरे ये तो बस शुरुआत है बेटा, अभी तो इतनी छेड़खानी होगी कि तुम याद रखोगी। ये सब कौशल्या जी मुस्कुराते हुए देख रही थी। उन्हें अपनी दोनों बहुओं पर गर्व था जो अपनी ननद से इतना प्यार करती थी। थोड़ी देर बाद हल्दी की रस्म शुरू हुई। पहले कौशल्या ने प्रिया को हल्दी लगाई, फिर सुमन और अंजलि की बारी आई। हल्दी लगते हुए सुमन की आंखें भर आई। हमेशा खुश रहना प्रिया, तेरा जीवन सुखमय हो, भगवान तुझे सब खुशियां दे। ननद जी, अपने ससुराल जाकर अपने पति के प्यार में खोकर हमें भूल मत जाना। जल्दी से अपने पति को लेकर आना ताकि हम उससे भी छेड़ सके। लेकिन अंजलि ने देखा कि सुमन की आंखें सचमुच नम थी। उसे लगा शायद प्रिया के जाने का गम है, इसलिए उसकी जेठानी थोड़ी उदास है। फिर अगले दिन मेहंदी की रस्म थी। सारा घर मेहमानों से भरा हुआ था। गाने बज रहे थे और मेहंदी की खुशबू पूरे घर में फैली थी। मेरी मेहंदी एकदम डार्क होनी चाहिए। देखिए, मेरे पति का प्यार बहुत गहरा है, ये दिखना चाहिए, नहीं तो सब शादी में यही सोचेंगे कि मेरे पति मुझे प्यार नहीं करते। अब सब हंसने लगे और सुमन ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। प्रिया अपनी मेहंदी लगवाते हुए सुमन को देख रही थी। उसने देखा कि सुमन थोड़ी गुमसुम थी। क्या हुआ भाभी, आप इतनी चुप क्यों हैं? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं बेटा, सब ठीक है। बस सोच रही थी कि इतनी जल्दी तुम बड़ी हो गई। अभी कल की बात लगती है जब तुम छोटी सी बच्ची थी। भाभी माँ कहकर मेरा पल्लू पकड़कर मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। सुमन भाभी, आप फिक्र मत कीजिए भाभी, मैं कहीं दूर थोड़ी जा रही हूँ, सिर्फ अपना घर बदल रही हूँ, वो भी 25 मिनट की दूरी पर। जब दिल करेगा आप लोगों से मिलने का, मैं यूं फुर्र करके आ जाऊंगी। अंजलि ये सब दूर से देख रही थी। ओह गॉड, ये जेठानी जितनी इमोशनल क्यों हो रही है? सिर्फ ननद की शादी तो है और पास में जा रही है, कहीं विदेश तो जा नहीं रही। सुमन जहाँ अपनी ननद के जाने से काफी इमोशनल थी, वहीं अंजलि को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देख प्रिया, एयर ब्रश पार्लर वाली को बोलकर यही मेकअप तेरे लिए लेंगे, आजकल इसी का फैशन है। हाँ, मेरी फ्रेंड निधि ने भी अपनी शादी में यही मेकअप करवाया था। अच्छा मेरी ये साड़ी देख, ये वाली पहनूं या ये वाली? भाभी ये वाला रंग आप पर ज्यादा खिलेगा। अच्छा ये सुमन भाभी कहाँ रह गई? उन्होंने तो कुछ डिसाइड किया या नहीं? हाँ तुम जानती तो सुमन भाभी को मेकअप का इतना शौक नहीं है, वो तो बस पहन लेती है जो भी उनको मिल जाए। ऐसे ही शादी का दिन आ गया। पूरे घर में गहमा गहमी थी। प्रिया की दोनों भाभियां यहाँ से वहाँ कामकाज में लगी हुई थी। अंजलि तो प्रिया को लेकर पार्लर जा, मैं तब तक बुआ जी और मासी सास की साड़ी की प्लेट्स बनाकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। अब अंजलि प्रिया के साथ पार्लर जाती है। कुछ ही देर में प्रिया पूरी तरह तैयार हो जाती है। प्रिया इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हर कोई उसे देखता ही रह गया। प्रिया तू तो आज चांद का टुकड़ा लग रही है। कुछ देर बाद सुमन भी सब काम निपटाकर पार्लर पहुंचती है। प्रिया को दुल्हन के रूप में देख वो अपने काजल का टीका उसके माथे पर लगाती है। मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे, तू हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहना। कुछ देर बाद बैंकेट हॉल में बारात आ गई और दोनों भाभियां अपनी ननद को लेकर स्टेज तक आई। सारी शादी अच्छे से निपट गई। दोनों भाभियां हर वक्त उसके साथ ही रहीं। कुछ देर बाद प्रिया की विदाई का समय आया। ये वो पल था जब हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। माँ तो पहले से ही रो रही थी। अंजलि ने खुद को मजबूत बनाए रखा था। इसके बाद प्रिया सुमन के पास आई। उसकी आवाज रुंध गई। भाभी आपकी लाडो जा रही है। खुश रहना मेरी लाडो, कोई भी परेशानी हो तो सबसे पहले हमें बताना। तेरी एक नहीं दो माँ है। सुमन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। अंजलि ने सुमन को ऐसे पहले कभी नहीं देखा था। उसकी जेठानी जो हमेशा शांत और संयमित रहती थी, वो आज बच्चों की तरह रो रही थी, जबकि अंजलि ने खुद को मजबूत बना रखा था। जेठानी जी संभालिए खुद को। प्रिया को ऐसे रोते हुए विदा करोगी क्या? वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है, उसे खुशी खुशी विदा कीजिए। छोटी भाभी आप मुझे भूल मत जाना। अरे पगली, हम तुझे कैसे भूल सकते हैं? तू तो हमारी जान है। बस जल्दी जल्दी आना मिलने और हमेशा मुस्कुराते रहना।
और हाँ, हनीमून पर कहाँ जा रही हो जाते बता देना, हो सके तो हमें भी अपने साथ ले चलना। अब प्रिया गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी धीरे धीरे गेट से बाहर निकल गई। उसके जाते ही घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सुमन तो बेसुध थी। अंजलि ने उसे संभाला और कमरे में ले गई। जेठानी जी, आप इतना क्यों रो रही हैं? प्रिया की विदाई हो गई, माना सबको दुख तो है, लेकिन आप तो हद से ज्यादा रो रही हैं। अंजलि, तुम्हें याद है जब मेरी शादी हुई थी तो मैं कितनी नई थी इस घर में, मुझे कुछ नहीं पता था, सब कुछ अजीब और नया था। जब मैं इस घर में आई थी तब प्रिया बहुत छोटी थी, मुश्किल से 8-9 साल की। वो हमेशा मेरे साथ रहती थी, मुझे भाभी भाभी कहती हुई मेरे पीछे पीछे घूमती थी। जब मैं ससुराल में अकेला महसूस करती थी तो वो छोटी सी बच्ची मुझे हिम्मत देती थी। सुमन की आवाज में दर्द था। अंजलि ने ध्यान से सुनना शुरू किया। वो मुझे अपने स्कूल की बातें बताती थी, अपनी सहेलियों के बारे में बताती थी। हम दोनों मिलकर रात को चुपचाप टीवी देखते थे जब सब सो जाते थे। उसने मुझे इस घर में एडजस्ट होने में बहुत मदद की। आज वो जा रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा एक हिस्सा मुझसे दूर हो रहा है। वो सिर्फ मेरी ननद नहीं है अंजलि, वो मेरी पहली बेटी जैसी है, जिसे मैंने इस घर में आकर बड़ा होते देखा है। उसकी हर खुशी मेरी खुशी थी और उसका हर दुख मेरा दुख। अंजलि को सुमन का दर्द महसूस हुआ। उसे याद आया जब वो इस घर में आई थी तब प्रिया थोड़ी बड़ी हो गई थी और अंजलि के लिए भी प्रिया एक अच्छी दोस्त बन गई थी। लेकिन सुमन के लिए प्रिया उस समय एक सहारा थी जब वो इस घर में बिल्कुल नहीं थी। अंजलि की आंखें भी अब भर आई थी। उसे सुमन की भावनाएं अब पूरी तरह समझ आ रही थी। प्रिया सिर्फ उसकी ननद नहीं थी बल्कि सुमन के लिए वो एक भावनात्मक सहारा थी जिसने उसे नए घर में जड़ें जमाने में मदद की थी। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपकी भावनाएं समझ नहीं आ रही थी। आप सही कह रही हैं, प्रिया सिर्फ हमारी ननद नहीं है, वो इस घर की रौनक है। हम सब उसे बहुत याद करेंगे, लेकिन हम उसे बार बार बुलाएंगे ना, हम लोग खुद उसके घर जाएंगे। आजकल कौन दूर रहता है भला, फोन है, वीडियो कॉल है, वो कहीं नहीं जा रही, वो हमेशा हमारी प्रिया ही रहेगी। सुमन ने अंजलि की ओर देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। अंजलि की बातों में एक अलग ही उम्मीद थी। और देखिए जेठानी जी, अब हमारे पास एक नया घर भी तो मिल गया है जहां हम कभी भी जाकर रुक सकते हैं। सुमन हंस पड़ी। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। प्रिया की शादी ने उन्हें एक नए स्तर पर एक दूसरे से जोड़ दिया था। सुमन ने अपने अंदर की भावनाओं को अंजलि के सामने खोल दिया था और अंजलि ने उन्हें समझा और सहारा दिया था। एक गांव के बीचों बीच सजी धजी बारात चली आ रही थी। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा इलाका गूंज रहा था। फूलों से सजे घोड़े पर बैठा था एक 70 साल का बुढ़ा दूल्हा और कमरे में आईने के सामने खड़ी थी एक 22 साल की लड़की, दुल्हन बनने को तैयार, पर चेहरा गुस्से और हैरानी से तमतमाया हुआ। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, अरे ये तो उसी घमंडी ननद का दूल्हा है ना, जिसे खुद से छोटों की भी इज्जत करना नहीं आता था। ऐसी घमंडी लड़की के नसीब में ऐसे ही बुढ़े लिखे होते हैं। क्या उस 70 साल के बुढ़े से 22 साल की लड़की की शादी हो पाएगी? ये सब आखिर क्यों हो रहा था? ये सब जानने के लिए कहानी में हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। कुछ महीनों पहले सीता ब्याह कर अपने ससुराल आई थी। वो बहुत ही सीधी साधी संस्कारी लड़की थी। सुबह सुबह वो अपने परिवार के लिए नाश्ता बनाकर लाई। उसके परिवार में सास ससुर देवर अखिल, ननद पायल और उसका पति विनोद था। भारतीय परिधान में हमारी बहू कितनी संस्कारी लग रही है। क्या पापा, आप भी पुराने जमाने की बातें करते हो? इस पूरे इलाके में मैं जहां भी निकल जाती हूँ ना, लोग मुझे ही देखते रहते हैं। आज के जमाने में इतनी बड़ी साड़ी लाद कर कौन चलता है? मुझे नहीं करना नाश्ता, मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ चिल मारने। हाँ हाँ बेटा, तू बाहर जा अपने दोस्तों के साथ, ये लोग तेरी खूबसूरती को पहचान नहीं पाएंगे। पायल उसी वक्त घर से निकल गई और दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने लगी। यार पायल, आज तूने हम लोगों को सुबह सुबह क्लब में बुला लिया। क्या बताऊं यार, सुबह सुबह मेरी गंवार भाभी ने दिमाग खराब कर दिया। पायल पूरा दिन पूरी रात क्लब में मस्ती करती रही। सुबह 4 बजे लड़खड़ाते हुए वो अपने घर पहुंची। उसने ड्रिंक भी कर रखी थी। मेरा घर कहाँ चला गया यार? माँ दरवाजा खोलो।
पायल जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। तभी बालकनी में मोहल्ले के कुछ लोग आ गए। इस लड़की ने तो पूरे मोहल्ले का नाम मिट्टी में मिला रखा है। चुप कर बुढ़िया। इतने में उसकी भाभी सीता ने दरवाजा खोला। उसने लड़खड़ाते हुए अपनी ननद को किसी तरह संभाला। आंटी जी आप अंदर जाइए, लगता है ये अभी होश में नहीं है इसीलिए उल्टा सीधा बोल दिया होगा। मैं आपसे इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। ठीक है बहू, तू कहती है तो चली जाती हूँ। इधर सीता अपनी ननद को घर में लाई और उसके कमरे में सुला दिया। अगली सुबह 10 बज गए लेकिन पायल सोती रही। सब लोग कहीं जाने के लिए तैयार हो चुके थे। तभी अरे सीता, तुमने पायल को नहीं बताया था क्या कि आज हमें पार्टी में जाना है? मैं उनके कमरे में रात में गई थी तो देखा वो लैपटॉप पर कुछ पढ़ाई कर रही थी, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई बताने की। रात भर पढ़ाई कर रही होंगी इसलिए शायद सो रही होंगी। खैर, सीता ने पायल को उठाया, उसे पार्टी के बारे में बताया। थोड़ी देर बाद वो भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर तैयार हो गई। भाभी साड़ी में तो अब सच में सीता माँ जैसी लग रही है। आप लोग तो बिल्कुल अंधभक्त हो गए हो भाभी के। भाभी तो एक नंबर की गवार लग रही है, गवार। पायल, तू भाभी को हर वक्त गवार गवार क्यों बोला करती है? अखिल तो कुछ ज्यादा ही अपनी भाभी की चमचागिरी करने लगा है। लगता है अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। माँ, आपको पता है पायल रात भर कोई पढ़ाई नहीं कर रही थी, ये रात भर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। सुबह 4 बजे लड़खड़ाती हुई घर आई थी। भाभी ने चुपके से उसके कमरे में सुला दिया। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। इसे तो भाभी को थैंक यू बोलना चाहिए कि इस बारे में भाभी ने किसी को कुछ नहीं बताया। पायल, अखिल सही कह रहा है। भैया, दोस्तों के साथ पार्टी करने में क्या गुनाह है? दोस्तों के साथ पार्टी करने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन रात रात भर बाहर रहना, ड्रिंक करना, ये सब तो हमने तुम्हें कभी नहीं सिखाया। यहाँ तक कि हम दोनों भाई आज तक ड्रिंक करके घर नहीं आए। देखो, कोई मेरी बेटी को कुछ भी नहीं कहेगा। अभी चलो खन्ना साहब के घर, पार्टी में चलना है, हमें देर हो रही है। उनका परिवार खन्ना साहब की पार्टी में पहुंच गया। बहुत अमीर लोगों की पार्टी थी। खन्ना साहब एक 70 साल के इंसान थे। उन्होंने पायल को छोटे छोटे कपड़ों में देखा तो ऊपर से नीचे तक देखते ही रह गए। क्या बात है, किसी न किसी तरह इसे अपने जाल में फंसाना होगा। वहीं दूसरी तरफ उस पार्टी में सीता ने अपने भाई अक्षय को भी बुला लिया था। हेलो पायल, कैसी हो तुम? दीदी कैसी हो आप? जीजा जी, आप तो बिल्कुल हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू अक्षय। सुना है तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हो? हाँ जीजा जी, 12 लाख का पैकेज है मेरा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है अक्षय? अगर तुम्हें एक BMW कार लेनी हो तब तो तुम्हें 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। पायल, तुम्हें कुछ ज्यादा ही घमंड है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना और 12 लाख पैकेज मिलना हलवा नहीं है। ठीक है, मुझे क्या लेना देना। मैं तो किसी ऐसे राजकुमार से शादी करूंगी जो 12 लाख 1 घंटे में कमाता हो। तभी उनके बीच खन्ना साहब टपक पड़े। अरे आप लोग आपस में बात करते रहेंगे, आप पार्टी भी एंजॉय करेंगे। आप लोग खाइए पीजिए, डांस कीजिए। और बहन जी, आप जरा मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है खन्ना साहब। बाकी लोग पार्टी एंजॉय करने लगे। इधर सीता की सास खन्ना साहब से अकेले में कुछ बातें करने लगी। देखो बहन जी, मैं सीधा साधा बोलता हूँ। मैं आपकी बेटी पायल से शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी उम्र ज्यादा है, लेकिन मेरे बाद यह सब कुछ पायल का ही हो जाएगा। आखिरी की जिंदगी में वैसी जीना चाहता हूँ जैसी मैं अपनी जवानी में नहीं जी पाया। पहले तो पायल की माँ हिचकिचाई, लेकिन अगले ही पल उसे लालच भी आ गया। इसके पास अरबों की संपत्ति है, न जाने कितने बंगले गाड़ियां हैं इसके पास। अगर मैं अपनी बेटी की शादी इस खन्ना से करवा दूं तो ये सब कुछ हमारा हो जाएगा। क्या सोचने लगी? अगर आपको मना करना है तो मना कर सकती है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अरे नहीं, मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। बस कई बुढ़िया पैसों के लालच में। इसे शायद पता नहीं, ऐसी नई नई मॉडर्न लड़कियों से शादियां तो मैं हर साल करता हूँ। खैर, पार्टी के बाद सब लोग घर चले गए। सीता का भाई अक्षय भी उसके साथ आ गया। दीदी, मैं पायल को पसंद करता हूँ, लेकिन अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा हूँ। अक्षय, उसके बारे में तू भूल जा। तूने आज सुना नहीं वो ऐसे लड़के से शादी करेगी जो घंटे का 12 लाख कमाता हो, न कि साल का। अगली सुबह सीता की सास ने सभी सदस्यों को इकट्ठा किया और खन्ना साहब के बारे में सब कुछ बता दिया। सासू माँ, आप ये क्या कह रही हैं? खन्ना साहब 70 के ऊपर होंगे और पायल तो सिर्फ 22 साल की है। मुझे पता है तू पायल से जलती है, इसलिए इस शादी के खिलाफ है। माँ, मुझे वैसे तो भाभी की कोई बात पसंद नहीं आती, लेकिन ये बात भाभी सही कह रही है। भले ही वो पैसे वाला हो, लेकिन 70 साल के बुढ़े से मैं शादी नहीं करूंगी। हाँ माँ, मैं अपनी बहन की शादी 70 साल के बुढ़े के साथ नहीं होने दूंगा। देखो, इन अमीर लोगों के चोचले तुम जानती नहीं हो। ये हर साल नई नई लड़कियों को फंसाते हैं, उनसे शादी करते हैं, फिर छोड़ देते हैं कुछ पैसे देकर। मैं आप लोगों से कोई राय नहीं ले रही हूँ, मैंने सिर्फ अपना फैसला सुनाया है।
पायल की शादी होगी तो खन्ना साहब के साथ ही होगी। तुम सब लोग मेरी बेटी से जलते हो, मुझे शुरू से पता है। तो इस तरह जबरदस्ती उसकी मां ने खन्ना साहब के साथ पायल की शादी तय कर दी। कुछ ही दिनों बाद खन्ना साहब बारात लेकर आ गए। पायल दुल्हन के लिबास में आईने के सामने खड़ी थी, घर के बाहर। अरे ये तो वही घमंडी ननद है ना जिसे खुद से छोटों की बेइज्जत करना नहीं आता था। ऐसी घमंडी लड़की के नसीब में तो ऐसे ही बुड्ढे लिखे होते हैं। तभी पायल के कमरे में सीता अपने भाई को लेकर आई। पायल, मुझे पता है कि तू भी उस बुड्ढे से शादी नहीं करना चाहती। मैं तुझे बताना चाहती थी लेकिन उससे पहले सासू माँ ने तेरी शादी तय कर दी। दरअसल मेरा भाई अक्षय तुम्हें बहुत पसंद करता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम इससे शादी कर लो, लेकिन कम से कम उस बुड्ढे से तो शादी मत करो। भाभी, मैं हर वक्त आपको उल्टा सीधा बोलती रही, आपकी बेइज्जती करती रही, फिर भी आपसे प्रार्थना करती हूँ मुझे बचा लीजिए। मैं अक्षय से शादी करने को तैयार हूँ। अक्षय, इसे लेकर पीछे के रास्ते से भाग जा, क्योंकि अगर पायल इस वक्त यहाँ रही तो खन्ना इससे शादी करके ही मानेगा। लेकिन इससे तो पायल की बदनामी होगी। वैसे भी इस मोहल्ले में मेरी कोई इज्जत नहीं है अक्षय, चलो भाग चलते हैं। जब भाभी फोन करेंगी तब आ जाएंगे हम लोग। जब ये खबर दूल्हे को पता चली तब। अरे भाग गई तो क्या हुआ, ऐसी 4-5 लड़कियां हर वक्त मेरे बंगले पर पड़ी रहती हैं। कोई दूसरी लड़की फंसा लूंगा कल तक। चलो वापस ले चलो बारात। अच्छा हुआ मेरी बेटी भाग गई, ये तो अय्याश बुढ़ा निकला। अगले दिन पायल और अक्षय वापस आ गए। पायल ने सारी सच्चाई अपने परिवार को बता दी। उसकी सास ने 1 महीने के अंदर पायल की शादी अक्षय से करा दी और सब खुशी खुशी रहने लगे।